अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, ड्रग्स यूज इन एस्थमा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक आउटलाइन। टॉपिक आउटलाइन में सबसे पहले हम इस्तेमा की डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसकी काजेज पढ़ेंगे, फिर पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर इसकी ड्रग्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर ईच ड्रग डिटेल, फिर हर ड्रग के हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से कि इस्तेमा है क्या। इस्तेमा जो है एक लंग की डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ब्रोंकाई है वो स्वेल अप हो जाती है और जो ईयरवे है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है। और अलामात में क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफ है, वीजिंग है, मतलब सांस लेते वक्त जो है सीटीयू का बजना, और उसके अलावा क्या है, चेस्ट टाइटनेस है, चेस्ट क्या होगा, टाइट महसूस होगा। तो इस्तेमा का डेफिनेशन क्या है, इस्तेमा इज अ लंग डिसऑर्डर in which inflammation causes the bronchi to swell and narrow the airway, creating breathing difficulties, and symptoms include shortness of breath, cough, wheezing and chest tightness। तो ये हुआ इस्तेमा का डेफिनेशन। दूसरे नंबर पर है काजेज। काजेज में क्या है, सबसे पहले एलर्जिन, दूसरे नंबर पर ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, तीसरे नंबर पर हिस्टामीन, चौथे नंबर पर ल्यूकोट्रिन और पांचवें नंबर पर ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। अब सबसे पहले काज है एलर्जिन। एलर्जिन क्या है, वो बंदे जो किसी एंटीजन के लिए एलर्जिक हैं, वो जब उस एलर्जिन को एक्सपोज होंगे तो उसको इस्तेमा होगा। दूसरा है ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन क्या है कि जो ब्रोंक्योल है उसकी जो स्मूथ मसल है उसकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, जो हम नेक्स्ट अभी फिर पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तीसरा है हिस्टामीन, क्योंकि जब एलर्जिन को एक्सपोज होगा तो वो जो एलर्जिन है, वो जो एंटीजन है, वो आईजी एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करेगा, वो मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा, हिस्टामीन रिलीज होंगे, फिर हिस्टामीन आगे जो है वो क्या करेगा, स्मूथ मसल की हाइपरट्रोफी करेगा, म्यूकस वगैरह रिलीज करेगा। तो तीसरा क्या है, हिस्टामीन। चौथा है ल्यूकोट्रिन। ल्यूकोट्रिन क्या है, ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल है वहाँ से रिलीज होंगे। जब स्मूथ मसल की इन्फ्लेमेशन होंगी, फिर उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगी, ल्यूकोट्रिन रिलीज होंगे। फिर ल्यूकोट्रिन क्या करेंगे, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, जिसकी वजह से ईयरवे नैरो हो जाएगा। पांचवा है ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। ये जो पर्सन किसी एलर्जिक है किसी एंटीजन को, उसकी जो ब्रोंकाई की जो रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, म्यूकस सेक्रेशन बढ़ जाती है, एडिमा हो जाती है। तो ये हमने पढ़े काजेस। अब जो ये पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, सबसे पहले स्टेप में क्या है, एलर्जिन एंटीजन को पर्सन क्या हुआ, एक्सपोज हुआ। उसको जब पर्सन एक्सपोज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुए, उस एलर्जिन उस एंटीजन के खिलाफ आईजीई एंटीबॉडीज पैदा हुए। जो आईजी एंटीबॉडीज पैदा हुए, जब एंटीजन और आईजी एंटीबॉडीज की इंटरेक्शन हुई, उसकी वजह से वो जो आईजी एंटीबॉडीज़ हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। वो आईजी एंटीबॉडीज़ मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेंगे, मास्ट सेल से हिस्टामीन रिलीज होगा, वो हिस्टामीन आएगा, ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल है, जो ब्रोंक्योल की जो स्मूथ मसल है वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, जो स्मूथ मसल की हाइपरट्रोफी करेगा। देखो यहाँ ब्रोंक्योल की जो रेड से मैंने दिखाई है, ये स्मूथ मसल है। यहाँ देखो स्मूथ मसल का साइज बढ़ गया, स्मूथ मसल की क्या हुई, हाइपरट्रोफी हुई। दूसरे नंबर पर, यानी जो रेड से मैंने शो किया, दूसरे नंबर पर कोलाजन की डिपोजिशन करेगा, जो ब्लैक से मैंने शो किया है। तीसरे नंबर पर क्या करेगा,
जो ब्लू से मैंने शो किया है म्यूकस की सिक्रेशन बढ़ाएगा। और 5वें नंबर पर क्या करेगा, एडिमा करेगा। एडिमा कैसा करेगा, जब ये स्मूथ मसल की हाइपरट्रोफी करेगा, जब इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ इन्फ्लेमेटरी सेल ल्यूकोट्रिन रिलीज करेंगे। वो ल्यूकोट्रिन क्या करेंगे, वो ब्लड वेसल की जो ब्रोंक्योल में जो ब्लड वेसल है उसकी परमिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। जब ब्लड वेसल की परमिबिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ क्या होगा, फ्लूइड रिलीज होगा, एडिमा होगा। अब ये जो ब्रोंक्योल है इसमें जो ब्रोंकियली एयरवे है वो क्या है, ज़्यादा है। इसमें म्यूकस सेक्रेशन की वजह से, एडिमा की वजह से, स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी की वजह से बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इस वजह से फिर हमें सांस लेने में क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए फिर क्या होगा, कफ होगा। इसलिए फिर क्या होगा, वीजिंग होगी। इसलिए फिर क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस होगा। इसके लिए फिर क्या होगा, रेगुलर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, पैथो फिजियोलॉजी पढ़ी। अब देखो यहाँ क्या हुआ, हिस्टामिन की वजह से स्मूथ मसल की हाइपरट्रोफी हुई, उसकी वजह से हाइपरट्रोफी की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल से ल्यूकोट्रिन रिलीज हुआ, उसने मजीद क्या किया, मजीद इन्फ्लेमेशन भी किया और मजीद ब्रोंकियोकास्ट्रिक्शन भी किया और मजीद उसने क्या किया, ब्लड वेसल की परमिबिलिटी को इंक्रीज करके वहाँ से फ्लूइड रिलीज किया और उसकी वजह से क्या हुआ, एडिमा हुआ। तो ये इसकी हुई पैथोफिजियोलॉजी। तो डिफिनेशन हमने पढ़ी, काजिस पढ़ी, पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ा और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ड्रग्स क्लासिफिकेशन। ड्रग्स क्लासिफिकेशन जो है, जो हम ड्रग यूज़ करते हैं इस समय में, उसको हम 5 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला ग्रुप है ब्रोंकियोडायलेटर्स, दूसरा ग्रुप है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, तीसरा ग्रुप है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और चौथा ग्रुप है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट और पांचवा ग्रुप है एंटी आईजी एंटीबॉडीज। तो ड्रग क्लासिफिकेशन हम 5 ग्रुप में करते हैं। तो अब इस 5 ग्रुप में जो हमने ड्रग को क्लासिफाई किया, ब्रोंकियोडायलेटर्स में, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट में, आईजी एंटीबॉडीज में। अब इस 5 ग्रुप में हम हर ग्रुप में ड्रग्स रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ब्रोंकियोडायलेटर्स है उसको फिर हम मजीद 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, फिर उसके अंदर ड्रग रखेंगे। मजीद जो ब्रोंकियोडायलेटर है, जो ब्रोंक्योल की डायलेशन करता है, उसको हम 3 मजीद ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है सिम्पैथोमिमेटिक्स, दूसरा जो ग्रुप है वो है मिथाइलसिंथीन और तीसरा जो ग्रुप है वो है एंटी कोलिनर्जिक्स। अब सबसे पहले है सिम्पैथोमिमेटिक्स। सिम्पैथोमिमेटिक्स जो है ये सेम एक्ट करता है जैसे कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक्स। इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो 2 है, एक है सालब्यूटामोल, दूसरा है फिर ब्यूटेरोल। सालब्यूटामोल और दूसरा क्या है, फिर ब्यूटेरोल। दूसरा है मिथाइलसिंथीन। मिथाइलसिंथीन के अंदर कौन सा आता है, इसके अंदर डोक्सोपाइलिन आता है, अमाइनोपाइलिन आता है और थियोपाइलिन आता है। इसके आखिर में क्या होगा, पाइलिन होगा। डोक्सोपाइलिन, अमाइनोपाइलिन, थियोपाइलिन। तीसरा है जो ग्रुप है एंटीकोलिनर्जिक्स। इसके अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं, इसके अंदर 2 आते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, दूसरा है थियोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे साथ है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, या इसको कहते हैं मास्ट सेल इनहिबिटर। जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है इसके अंदर कौन से ड्रग आते हैं, इसके अंदर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है, निडोक्रोमिल आता है और कीटोटिफिन आता है। ये 3 इसके अंदर ये ड्रग्स हुए। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर 3 आते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन आता है, प्रिडनिसोलोन आता है और बेक्लोमिथासोन आता है। चौथा जो ग्रुप है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। इसके अंदर को इसके आखिर में ल्यूकास्ट आएगा, एक है जाफिर ल्यूकास्ट,
दूसरा है मोन्टल ल्यूकास्ट। पांचवा जो ग्रुप है एंटी आईजी एंटीबॉडीज, इसके अंदर दो आते हैं, ओमालिजुमेब, इन्फ्लेक्सीमेब। तो ये हमारे साथ ड्रग्स क्लासिफिकेशन भी हुआ। अब हम हर ड्रग की क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। अब ये जो 5 ग्रुप है इसमें जो हर ड्रग होगा उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। अब हर ग्रुप के हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंपेथो ब्रोंकियोडायलेटर्स में जो सिंपेथोमिमेटिक की उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, फिर एडवर्स इफेक्ट। हर एक इस तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपेथोमिमेटिक्स की एडवर्स इफेक्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो ये है कि ये जो ब्रोंक्यूल की स्मूथ मसल है उसकी जो बीटा 2 इनहिबिटरी रिसेप्टर है, जो आमतौर पर इनहिबिटरी रिसेप्टर है, बीटा 2 इनहिबिटरी रिसेप्टर है, उसको ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जब उसको ये स्टिमुलेट करेगा इनहिबिटरी रिसेप्टर को, तो क्या होंगे, जो ब्रोंक्यूल की स्मूथ मसल है उसकी इनहिबिशन होगी। जब उसकी इनहिबिशन होगी तो वो स्मूथ मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, ब्रोंकियोडायलेशन होगा। यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि सिंपेथोमिमेटिक जो ड्रग है वो बीटा 2 जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, जो इनहिबिटरी रिसेप्टर है, उसको स्टिमुलेट करेगा। जब स्टिमुलेट करेगा तो स्मूथ मसल की क्या होगी, इनहिबिशन होगी, उसकी वजह से स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होगी। जब स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होगी तो क्या होगा, ब्रोंकियोडायलेशन होगा। तो ये इसका हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो है इसके एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट इसकी 3 है। एक है पाल्पिटेशन, दूसरा है रेस्टलेसनेस और तीसरा है एंकल एडिमा। तो इसके हुए 3 एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे साथ है मिथाइलजिंथीन। मिथाइलजिंथीन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मिथाइलजिंथीन जो है ये एडिनोसिन रिसेप्टर को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। आमतौर पर जो एडिनोसिन रिसेप्टर है वो क्या करता है, जो एडिनोसिन रिसेप्टर है वो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करता है। लेकिन मिथाइलजिंथीन जब एडिनोसिन रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, अब ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, क्या होगा, ब्रोंकियो डायलेशन होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है, एडवर्स इफेक्ट इसकी मिथाइलजिंथीन की जीआईटी में है, सीएनएस में है और रेनल है। जीआईटी में क्या है, जितना हमें याद है, जीआईटी में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। इसके अलावा सीएनएस में जितना हमें याद है, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, एपिलेप्सी, हेडेक, डिजीनेस। और तीसरा क्या है, रेनल में क्या है, वो एक एडवर्स इफेक्ट इसका डाययूरेसिस। तो ये हमारे साथ मिथाइलजिंथीन भी हुआ। नेक्स्ट हमारे साथ है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आमतौर पर जो एंटीकोलिनर्जिक है वो क्या करता है, आमतौर पर जो ब्रोंक्यूल के अंदर मस्क्रिनिक रिसेप्टर मौजूद है, M3 रिसेप्टर, वो क्या करता है, वो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करता है। अब एंटीकोलिनर्जिक क्या करता है, ये जो M3 मस्क्रिनिक रिसेप्टर है उसको ये इनहिबिट करेगा। जब इनहिबिट करेगा अब ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, क्या होगा, ब्रोंकियो डायलेशन होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्राई माउथ करता है, नर्वसनेस करता है और ट्रिमर करता है। मसल की क्या करता है, ट्रिमर्स करता है। तो ये हमारे साथ एंटीकोलिनर्जिक भी हुआ। अब हम आते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मास्ट सेल स्टेबलाइजर की, कि मास्ट सेल को इनहिबिट करेगा जिसकी वजह से फिर हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एडवर्स इफेक्ट क्या है, कफ करता है, थ्रोट इरिटेशन करता है, वेट गेन करता है और ड्राई माउथ करता है। तो मेनली इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो माउथ रिलेटेड है, जैसे ड्राई माउथ है, उसी तरह कफ है और उसके बाद क्या है, थ्रोट इरिटेशन है। यानी थ्रोट
और माउथ रिलेटेड इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। तो ये हमारे साथ मास्ट सेल स्टेबलाइजर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट भी हो गए। अब हमारे साथ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड की क्या है कि ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस करता है। ओरोफेरेंजियल ओरल कैविटी और पेरिक्स में वाइट लीजन करता है, ये कैंडिडियासिस करता है। तो ये इसका क्या है एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे साथ है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट आमतौर पर जो LT1 रिसेप्टर है स्मूथ मसल पर ल्यूकोट्रिन की, वो क्या करता है, वो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करता है। लेकिन ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट क्या करता है, ये LT1 जो रिसेप्टर है ल्यूकोट्रिन की, उसको ब्रोंकियोल के स्मूथ मसल पर उसको इनहिबिट करेगा, तो क्या होगा, ब्रोंकियो डायलेशन करेगा। तो ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट की दो तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये क्या करता है, पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये स्मूथ मसल पर जो ल्यूकोट्रिन LT1 रिसेप्टर है उसको इनहिबिट करेगा, उसकी वजह से ब्रोंकियो डायलेशन होगा। दूसरा ये क्या करेगा, ये ब्रोंकियोल की जो वेसल है उसकी वेस्कुलरिटी को, वेसल की जो परमेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो दो तरह से इसकी क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एक ये एडिमा को ख़त्म करता है, किस तरह, जो ब्रोंकियोल की जो वेसल है उसकी जो वेस्कुलरिटी, वेसल की जो वेस्कुलर परमेबिलिटी उसको डिक्रीज करता है, उसकी वजह से फ्लूइड रिलीज नहीं होगा वेसल से, तो एडिमा ख़त्म हो जाएगा। तो दो तरह से इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है, एक रेशेस करता है, दूसरा ये क्या करता है, हेडेक करता है। लास्ट हमारे साथ है anti-IG एंटीबॉडीज। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और एडवर्स इफेक्ट क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये IG एंटीबॉडीज को इनहिबिट करता है, फिर वो मास्ट सेल को स्टिमुलेट नहीं करेगा, हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, फिर आगे जो पूरा प्रोसेस है वो नहीं होगा। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है कि जॉइंट पेन करता है, डिजीनेस करता है और ईयर पेन करता है। तो ये हमने ड्रग्स यूज इन इस्तेमा की जो टॉपिक आउटलाइन में डिफिनेशन हमने पढ़ा, काजिस पढ़ी, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ी, ईच ड्रग डिटेल पढ़ी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो और नोटिफिकेशन का ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। आपके एक शेयर की वजह से उनकी पढ़ाई बेहतर हो सकती है, उनकी ज़िंदगी में आपकी एक शेयर की वजह से कंट्रीब्यूशन हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।